नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्लगइन्स, ए पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और मैं हूं आपका अपना आरजे मुज़क्किर मुख्तार। ये सिर्फ कबूतरों की कहानी नहीं है, ये उन सपनों की बात है जो शहर की दीवारों से टकराकर भी उड़ना जानते हैं। इस एपिसोड में हम ले चलेंगे आपको एक ऐसी दुनिया में जहां गलियां बोलती है, इश्तिहार चुपचाप सच कहते हैं और परिंदे हमारी जिंदगी का रूपक बन जाते हैं। और इसी शानदार दुनिया के कहानीकार हैं सुमित सिंह जी, जिन्होंने कबूतरबाज को लिखा, जिया और उड़ाया। चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास बातचीत उड़ान की, पहचान की और उस जज्बे की जो हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। सुमित जी, कबूतरबाज लिखते हुए क्या पहले परिंदा उड़ाया या कोई जज्बा? मतलब यह किताब रिसर्च से निकली है या किसी बचपन की याद से? देखिए, जैसे कोई भी आर्ट वर्क होता है तो वो, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि या तो वो आपके अपने अनुभव से निकलता है या तो किसी दूसरे के अनुभव से जिस पे आपने शोध किया और रिसर्च किया। और कबूतरबाज लिखते हुए और जब इसका आइडिया इंक्यूबेट किया हमने, जब हमारे दिमाग में ये आया कि इस पे किताब होनी चाहिए, तो बात कबूतरबाजी की दुनिया से राब्ते की थी। हम कबूतरबाजी की दुनिया को थोड़ा बहुत समझ रहे थे, मध्य प्रदेश में थे और भोपाल में थे। तो भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद और इस तरीके के पुरानी दिल्ली जहाँ कबूतरबाजी बहुत होती है, तो वहाँ पर हम कबूतरबाजी देख रहे थे। और मुझे हैरानी ये होती थी कि इतना विशाल खेल है, इतना बड़ा खेल है, और आप ये समझें कि कबूतरबाजी आज की तारीख में दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में होने वाला, जिसे कच्चा खेल और पक्का खेल कहते हैं। पक्का खेल हो गया जैसे ओलंपिक्स के गेम है, आपका फुटबॉल है, आपका ये है, जो भी गेम जिनमें रूल्स रेगुलेशन और जो इंटरनेशनल लेवल के। कच्चा खेल जो जैसे खो खो हो गया या कबड्डी हो गया या इस तरह से, जिसमें कि अभी बहुत रेगुलेशंस और इस तरह से नहीं आए, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा खेल कबूतरबाजी। तो मुझे लगता था कि इस खेल पर थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा था, मुझे लगता था कि इस पूरे खेल पे कोई किताब नहीं है, जबकि ये इतना हिस्टोरिकल कहते हैं ना, जैसे एक हिस्टोरिकल होता है, एक हिस्टोरिकल होता है जिसमें बहुत कहानी बहुत अच्छी होती है। और उसी दौरान फिर हमें पता चला कि एक कोई कबूतरबाज था जिसके कबूतर चोरी हो गए थे। तो मैंने कहा कि ये पूरी कहानी है, और इस कहानी को फिर, ये बात लेकिन 10 साल पहले की है, 10-11 साल पहले की है, और दिमाग में रहा वो। फिर धीरे धीरे नैरेटिव बुनते बुनते वो किताब के तौर पे सामने आया। आज जब कोई नौजवान इस किताब को पढ़ेगा तो आपके मुताबिक इसमें क्या ढूंढ पाएगा? किताब, देखिए, किताब के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, जब फिल्में आई तो लोगों ने कहा कि यार अब तो जब ऑडियो विजुअल सामने आ गया है तो किताबों का मामला कैसे चल पाएगा, लोग किताब कैसे पढ़ेंगे, किताबें हो सकता है खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजह सिर्फ यही है कि किताब और फिल्में, इन दोनों में बेसिक फर्क यह है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो मेरा अपना सच है, आपका अपना सच है, किसी तीसरे व्यक्ति का अपना सच है। जब हम एक डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना कि एक तालाब के किनारे एक मंदिर था, तो जब मैं पढ़ूंगा, जब सुमित उसको पढ़ेंगे, तो उस तालाब और उस मंदिर की छवि मेरे दिमाग में अलग होगी। जब मुज़क्किर पढ़ेंगे तो उसकी अलग होगी, जब कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो उसमें अलग होगी। तो किताबें आपको बहुत सोचने का, बहुत समझने का वक्त वो देती हैं, स्पेस देती हैं। इस किताब को लिखते हुए एक बेसिक सवाल ये था कि ये क्या कैरेक्टर स्पेसिफिक हो या और थोड़ा गहरे जाकर के सेंटिमेंट स्पेसिफिक हो, भाव प्रधान हो। और फिर मैंने देखा कि कौन सा ऐसा भाव है जो पूरी दुनिया में करीब करीब एक जैसा है। और फिर जब हमने थोड़ा और सोचा, माँ है, जैसे माँ, पूरी दुनिया में माँ ही होती है, माँ का भाव जो है वो सबसे प्रधान है। माँ बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता,
ये सब बहुत यूनिवर्सल वो है ना। तो ऐसे ही बाप बेटे का एक रिश्ता है, बाप बेटे के रिश्ते में तो इस पिता पुत्र के संबंध को हमने किताब में एक्सप्लोर करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे कि लखनऊ का कोई पिता पुत्र हो, या जर्मनी का हो, या न्यूयॉर्क का हो, या बीजिंग का हो, या पेशावर का हो, कहीं का भी जो पिता पुत्र है, उन दोनों के संबंधों में क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कितनी संभावनाएं होती हैं, कितनी आशंकाएं होती हैं, और कैसे वो संबंध बिगड़ते बिगड़ते बनता है और बनते बनते बिगड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि जब कोई इसे पढ़ेगा, जैसा कि जब से किताब आई है और पढ़ने वाले लोगों ने मैसेजेस किए हैं, मिले हैं, बताया है, तो उनका ये कहना है कि उनको अपने पिता की याद आती है इसको पढ़ने के बाद। उनको अपने ऐसा लगता है कि पिता के साथ संबंध और अच्छे होने चाहिए। ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि किसी को भी अपने पिता, कोई भी अपने पिता को इसमें देख पाएगा इस किताब। जब आप और मिना सुल्तान इस कहानी को गढ़ रहे थे तो क्या कोई ऐसा मोमेंट आया कि अब ये किताब आपके हाथ से निकलकर खुद उड़ने लगी है? ऐसा अक्सर होता है। देखिए, कोई भी राइटिंग फॉर्मेट होता है उसमें ऐसा अक्सर होता है। मतलब हमारे जो पुरखे हैं लिखने वाले, वो ये कह गए हैं कि रचनाकार कहते हैं ना किताब लिखने वाले को, या कोई भी आर्ट फॉर्म को क्रिएट करने वाले को क्रिएटर कहते हैं। तो जो क्रिएट करने वाला होता है, जैसे हम क्रिएशन है किसी की, हम किसी सपोज तीसरी शक्ति की क्रिएशन है, आप हम सब व्यक्ति, या लेकिन क्रिएट करने के बाद फिर हम तो ये नहीं सोचते ना कि हमें किस लिए बनाया गया। हम तो अपने हिसाब से चलने लगते हैं कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये करूंगा, मुझे वो बुरा लग रहा है तो मैं वो नहीं करूंगा। तो ऐसा अक्सर होता है। और जब मैं 15-18 साल पहले जब पढ़ रहा था और देख रहा था कि दुनिया भर के लेखकों ने जैसे लिखा है, और लोग कहते थे कि कैरेक्टर आपके हाथ से बाहर चला जाता है, फिर आपको ये नहीं करना होता कि अब कैरेक्टर को मैं यहां ले जाऊंगा या वहां। ऐसा प्रोफेशनल राइटिंग में होता है, ऐसा स्क्रीन राइटिंग में होता है, लेकिन किताब के तौर पर ऐसा होता है कि आप उसके फैसले नहीं ले सकते, वो अपने बड़े फैसले कैरेक्टर खुद लेता है। तो जब आपके कैरेक्टर ठीक से फॉर्म हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद अपने फैसले करीब करीब पूरी किताब में कैरेक्टर ही लेते हैं कि हमें अब इन घटनाओं में जाना है। लेखक का बहुत थोड़ा रोल होता है उसमें, लेखक का थोड़ा रोल होता है उसको पॉलिश करने में, उसको बनाने में। बाकी 40% के बाद से किताब अपने आप ही उड़ने लगती है। जी सर। किताब में कबूतर है, अय्यार है, गलिया है और किस्मत का खेल भी। आपको सबसे पहले किस चीज ने पकड़ा? कबूतरों ने, सबसे पहले कबूतरों ने पकड़ा। कबूतरों ने इस वजह से क्योंकि सैकड़ों साल के इतिहास में कबूतरों का इंसान से बड़ा गजब का रिश्ता रहा है। मतलब जंग में कबूतर हमारे काम आए हैं, जासूसी में काम आए हैं, संदेश देने में काम आए हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलने में काम आए हैं। हमारी मतलब इंसानियत के साथ सैकड़ों साल के रिश्ते के बावजूद जब मैं दिल्ली आया 10 साल पहले, तो मैंने देखा कबूतरों की हालत ऐसी है जैसे कि आप क्या कहते हैं कि किसी समाज में हाशिए पर चला गया व्यक्ति होता है। तो कबूतर जो है वो बालकनीज में बैठा रहता था। लोग कबूतरों को इतनी हेय दृष्टि से और इतने उसको क्या बोले कि इतनी दयनीय दृष्टि से देखते थे कि यार ये चीज कब खत्म होगी दुनिया से, कबूतरों के बारे में। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बालकनी गंदी होती थी लोगों की और ये तमाम चीजें। तो कबूतरों को लोग बहुत ऐसा लगता था कि कबूतर इज द एनिमी नंबर 1 ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मुझे लगा कि यार इन्हीं को लेकर के इतना बड़ा खेल भी होता है और इन्हीं को लेकर के ऐसे सेंटिमेंट भी है। तो सबसे पहले मुझे कबूतरों ने इस किताब को लिखते हुए, इस किताब के बारे में सोचते हुए सबसे पहले कबूतरों ने। अगर आपको अपनी किताब का एक जुमला चुनना हो तो आप इस पूरे सफर को कैसे बयां करेंगे? पूरे सफर को बयां करने के लिए मेरा ख्याल है कि एक जुमला तो कोई काफी नहीं है इस किताब में से, और कोई जुमला मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि उसमें किताब में भी एक जगह वो कहता है कि कबूतरों की दुनिया में आपका स्वागत है।
तो और मैंने जब किताब लोगों को जब लोग आए मिलने और वो किया, तो मैंने यही कहा कि इससे आपकी दुनिया के भीतर एक नई दुनिया की खिड़की खुलती है, जिसमें खूब सारे कबूतर हैं, जिसमें अय्यार हैं, जिसमें आपने जिन एलिमेंट्स का नाम लिया, तो ये दुनिया की खिड़की खुलती है कबूतरों की। इस वजह से मुझे लगता है कि ये किताब कबूतरों की दुनिया में खुलने वाली एक खिड़की है, जिससे आप उस पार झांक करके और देख सकते हैं कि आप ही की दुनिया में एक ऐसी दुनिया भी है जो बहुत जीवंत है, जो बहुत मानीखेज है और जो बहुत हैरत अंगेज है, लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं, जबकि वो आपके ठीक सामने है। जब आसमान में कबूतर उड़ते हैं, कबूतरबाजी के जब गेम के कबूतर उड़ते हैं बाजी के, तो ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे आसमान में उड़ते हैं, हमारे ही आसपास उड़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये क्यों फॉर्मेशन बना करके उड़ रहे हैं। तो ये एक चीज है कि कबूतरों की दुनिया में स्वागत कैसे है जी। थैंक यू सर। ये थी कहानी उन कबूतरों की जिन्होंने सदियों से सिर्फ उड़ान ही नहीं भरी, बल्कि इंसानी रिश्तों, जंगों और जज्बातों का बोझ भी अपनी नाजुक परों पर ढोया। ये कहानी कबूतरों या कबूतर बाजों की नहीं, हमारी आपकी है, क्योंकि आईना वही दिखा सकता है जो आसमान से देखता है। अगली बार जब बालकनी में कोई कबूतर आ बैठे तो शायद वो सिर्फ दाना नहीं, कोई दास्तान भी ढूंढ रहा हो। आप सुन रहे थे प्लग इन, ए पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, और मैं था आपका अपना आरजे मुज़क्किर मुख्तार। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। तब तक खुद से प्यार कीजिए और दूसरों के लिए उम्मीद बनिए, क्योंकि उम्मीद ही है जो परों को मकसद देती है।